अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, जब हम देखते हैं कि भारत बहुत ही तेज़ी से ऊपर जा रहा है इकोनॉमी में, डाइवर्सिटी में, बिजनेस डीलिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, वहाँ पे एक बहुत ही ज़रूरी, शायद वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है फॉरेन रिलेशंस। और फॉरेन रिलेशंस के लिए आपको एक डिप्लोमेसी की टीम चाहिए। आज से 3-4 साल पहले जब मैं वीडियोस नई बनाता था तो मेरी एक ही शिकायत होती थी कि डिप्लोमेटिक लेवल पे भारत अभी काफ़ी पीछे है और भारत के डिप्लोमेसी या लॉबिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और उस वक्त जब मेरी किसी भारत के सीनियर एनालिस्ट हों या कोई पॉलिटिशियन हो या ह्यूमन राइट्स के हवाले से NGOs वगैरह से बात होती थी तो वो यही जो बात निकल के आती थी वो ये होती थी कि देखें 2014 तक इस देश में 60-65 साल एक सरकार चली आई है, कांग्रेस की मेजॉरिटी, और उसमें ज़ाहिर है बाबू लोग जो सिविल सर्वेंट्स हायर किए गए थे उनका एक माइंडसेट उस पॉलिटिकल सरकार का बनाया हुआ होता था। और उन सिविल सर्वेंट्स में फिर फॉरेन सर्विस के लोग होते थे। तो वो जैसे कि आपको पता ही है कि कांग्रेस सरकार की पॉलिटिक्स और भारत को लीड करने का जो तरीका था वो इंतहाई गलत था और उसी के हवाले से फॉरेन पॉलिसी मेंटेन की जाती थी। अब एक नए आने वाले प्राइम मिनिस्टर के लिए मुमकिन नहीं होता कि ओवरनाइट सब कुछ चेंज कर ले, क्योंकि जाहिर है इतना बड़ा देश, उसकी इतनी बड़ी सिविल सर्विस, इतनी बड़ी फॉरेन सर्विस, उसमें सारे अगर पुराने माइंडसेट से तैयार किए हुए लोग होंगे तो रातों रात आप तब्दीली नहीं ला सकते। और फिर हमने देखा कि पिछले 3-4 साल से जो तब्दीली आई है, ख़ास तौर पे जो 2019 के इलेक्शन के जीतने के बाद मोदी जी ने जो फॉरेन सेक्टर पे आपने देखा कि जो काम हुआ है, एक तो दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं, रशिया है, अमेरिका है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, उनसे डायरेक्ट पर्सनल लेवल पे मोदी जी के ताल्लुकात हुए, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बना। भारत के जो इनिशिएटिव्स हैं, भारत की जो पॉलिसीज़ हैं, उसको ओवरऑल अप्रिसिएशन मिली। और उसमें ज़ाहिर है एक शख्स है मोदी जी की टीम में जिसका बड़ा किरदार है। मैं बात कर रहा हूँ श्री जयशंकर जी की। श्री जयशंकर जी इज़ ए वंडरफुल मैन यार, एक वंडरफुल डिप्लोमेट हैं, सॉफ्ट स्पोकन, लेकिन बात करते हैं जो सीधी जाके लगती है और लाजवाब कर देते हैं सामने वाले को। उनके सामने वाले के पास इनकी बातों का कोई जवाब नहीं होता। और मैं शुरू करूंगा उनकी कुछ चीज़ों से। जैसे अभी बात हो रही थी कि हिना रब्बानी खर, पाकिस्तान की मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स, ने कहा था कि दुनिया में इंडिया की टेररिज्म से दुनिया बहुत परेशान है। तो उन्होंने साफ कहा था कि उसामा बिन लादेन को अपने मुल्क में रखना, ये अल-कायदा के एक लीडर को, ये है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी। और फिर इनको पूछा गया था कि पाकिस्तान के मिनिस्टर ने कहा है कि भारत कि नो कंट्री हैज़ यूज्ड टेररिज्म बेटर देन इंडिया। तो हाजिर जवाबी देखें उनकी, जयशंकर जी की, कि जयशंकर जी ने कहा कि 2011 की बात है, अमेरिका में उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर हिलरी क्लिंटन होती थी और पाकिस्तान में फॉरेन मिनिस्टर उस वक्त यही हिना रब्बानी खर होती थी। और हिलरी क्लिंटन पाकिस्तान के दौरे पे आई थी तो हिना रब्बानी खर के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा था कि यू कैन नॉट कीप स्नैक्स इन योर बैकयार्ड एंड यू एक्सपेक्ट दैट इट विल ओनली बाइट योर नेबर्स। कि आप अपने घर के अंदर सांपों को पालेंगे तो ये उम्मीद ना रखें कि सांप खाली आपके पड़ोसियों को काटेंगे, वो आपको भी काटेंगे। और यही आज हो रहा है पाकिस्तान को। आज सारे टेररिस्ट
अब पाकिस्तान में जितनी टेररिज्म है इराक, लीबिया, सीरिया में भी नहीं है। सबसे ज़्यादा टेररिज्म पाकिस्तान में हो रही है। तो ये चीज़ है। तो उन्होंने ये जवाब दिया था और इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को के साथ अच्छे रहना चाहते हैं, लेकिन पहले पाकिस्तान एक अच्छा पड़ोसी बने। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपने अंदर सफाई करनी होगी। एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म बना हुआ है और जब तक ये एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म बनेगा हम उसके साथ कोई ताल्लुकात का सोच भी नहीं सकते। दुनिया भूल गई है, शायद दुनिया भूल गई है कि टेररिज्म कहाँ से आ रही है, कहाँ से हो रही है। आप रीजन में और रीजन से बाहर भी टेररिज्म की इंक्वायरी करेंगे कि कहाँ से हो रही है तो आपको फिंगरप्रिंट्स खाली पाकिस्तान के मिलेंगे। और इन्होंने कहा कि द वर्ल्ड इज नॉट स्टूपिड, और दुनिया के कई मुल्क और ऑर्गेनाइजेशंस अब पाकिस्तान की तरफ उंगली उठा रहे हैं। ये मजाक नहीं होता ये बात करना। सलमान खुर्शीद होते थे एक भारत के फॉरेन मिनिस्टर कांग्रेस के, जो कहीं बैठते थे, दुनिया कहीं जाते थे तो ऐसा लगता था वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, भारत के नहीं है, पाकिस्तान की तारीफें कर रहे होते थे। और इस तरह इनकी पूरी फॉरेन टीम चलती थी। आज जयशंकर जी जिस तरह से लेके चल रहे हैं, अब इन्होंने जब पाकिस्तान को कई बार एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म कहा, तो अभी परसों, कल या परसों, ये ऑस्ट्रिया में हैं, अभी ऑस्ट्रिया में वियना कैपिटल में। तो जयशंकर जी से वहाँ पे ऑस्ट्रियन एंकर ने कुछ सवाल किए एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म के हवाले से, सुनने लायक है। Several weeks ago, you called Pakistan, your neighbor, the epicenter of terrorism. Well, I did it again today without using the word Pakistan. Yes, and this doesn't sound very diplomatic, does it? No, because you are a diplomat doesn't mean you're untruthful. I could use much harsher words than epicenter. So believe me, considering what has been happening to us, I think epicenter is a very diplomatic word, because this is a country which has attacked the Parliament of India some years ago, which attacked the city of Mumbai, which went after hotels and foreign tourists, which every day sends terrorists across the border. But of So course sometimes when we talk, course not as a country. well, if you control your sovereign space, which I believe they do, if the terrorist camps operate in broad daylight in cities with recruitment and financing, can you really tell me that the Pakistani state doesn't know what's going on? Especially if they're being trained in military level combat tactics. So, when we speak about judgments and principles, why don't I hear sharp European condemnation of these practices which have been going on for multiple decades? Does the world have to be concerned that there someday will be a war between India and Pakistan? I think the world has to be concerned that there is terrorism going on, and the world often looks away. The world often feels it's not my problem because it's happening to some other country. I think the world needs to be concerned about how sincerely and strongly it takes up the challenge of terrorism. But has the world to be concerned about the future war between India and Pakistan? I think the world needs to be concerned about terrorism. That's what you said. Yeah, sure. Because look, if you pose it the way you do, that's like giving a free pass to terrorism, saying, let's worry about the next consequence of it. I am worried about the terrorism. Okay, let's change the subject. You frequently said that India has a very complicated relationship. अजीज दोस्तों, ये एक ऐसा डिप्लोमेट का चेहरा है कि जब ये बात करते हैं तो पता लगता है कि किस देश का नुमाइंदा है ये। और भारत को इतना एक इंटरनेशनल लेवल पे डिफ़िकल्ट सिचुएशन का सामना है, उसमें ये जिस तरह से चीज़ों को लेके चल रहे हैं और अकेले लड़ रहे हैं। अभी टाइम्स नाउ, भारत का एक बहुत बड़ा न्यूज़ नेटवर्क है, टीवी चैनल्स भी हैं और सब कुछ, उनकी एनुअल समिट थी आज से 2 महीने 1.5 महीने पहले। उसमें जयशंकर जी का डिटेल्ड इंटरव्यू किया था टाइम्स नाउ के जो एडिटर इन चीफ हैं,
उनसे डिस्कशन हुई तो उसमें उन्होंने बताया कि देखें, राहुल शिवशंकर जी हैं एडिटर इन चीफ टाइम्स नाउ के, उन्होंने तफसीली इंटरव्यू लिया स्टेज पे। तो जयशंकर जी ने कहा कि देखें, रशिया और यूक्रेन वॉर में हमसे कहा जा रहा है कि आप न्यूट्रल ना रहें, आप साइड लें। तो उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल ही रहेंगे और हम साइड ले रहे हैं भारत की अपनी एक साइड है और हम इधर उधर का साइड लेने के बजाय हम अपनी साइड लेते हैं। मैं किसी और जिनकी साइडें हैं उनका फॉरेन मिनिस्टर नहीं हूँ, मैं भारत का फॉरेन मिनिस्टर हूँ और हम है ना अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने देश की ज़रूरत के हिसाब से, अपने देश के लोगों के मामलात को रखते हुए ये चीज़ें चला रहे हैं। इन्होंने कहा कि देखें, हमें कहा जाता है कि आप इस रशिया यूक्रेन इशू पे किसी न किसी की साइड पे तो बात करोगे। तो उन्होंने कहा कि भाई हम जंग के खिलाफ हैं और ये रशिया यूक्रेन वार में हमारा स्टैंड ये है कि जंग बंद करके टेबल पे सारे मसले हल करो। हम इस चीज़ पे बिलीव करते हैं, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हम यूक्रेन के साथ मिलकर रशिया से लड़ें या किसी और साइड पे जाएं तो ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट रनिंग ए फॉरेन पॉलिसी फॉर द डिमांड ऑफ अदर पीपल। माई फॉरेन पॉलिसी इज़ फॉर वॉट इज़ इन माई कंट्रीज एंड माई पीपल्स इंटरेस्ट। आई बिलीव दैट इंडियाज इंटरेस्ट आर वेल सर्व्ड। वी एडवोकेट सॉवरेंटी एंड वॉन्ट द कॉन्फ्लिक्ट टू एंड। बड़ी बात होती है कि क्लियर कट उसमें बात करना, किसी की डिक्टेशन में ना आके अपने देश की चीज़ों को वो करते हुए। इन्होंने कहा कि देखें, हम अक्सर वेस्ट के साथ कई चीज़ों पे एग्री करते हैं, लेकिन फिर ये दोनों साइड पे होना चाहिए, वेस्ट को भी हमारी चीज़ों के ऊपर एग्री करना चाहिए। इन्होंने डायरेक्ट नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि देखें, कुछ मामलात हमें विरसे में मिले हैं, पिछली सरकारों के किए हुए काम हैं। जैसे 1962 में चाइना इंडिया की वार का आज तक हम चीज़ें भुगत रहे हैं। इन्होंने कहा कि LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे शिकायत आ रही है कि चाइना कई गांव बसा रहा है। कहता है वो इंडिया की ज़मीन पे बसा रहा है, ये हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन ये इंडिया की वो ज़मीन है जो 1962 में चाइना ने जंग में कब्जा किया था। हम अपना एक क्लेम तो उस पर रख सकते हैं, लेकिन वो चाइना के कब्जे में, अब उस कब्जे की ज़मीन पे चाइना बना रहा है तो हम क्या करें। 1962 की वार में हम वो इलाके हारे थे, और क्यों हारे थे इस पे मैं बहस में नहीं जाना चाह रहा। इन्होंने कहा राजीव गांधी चाइना गए थे, और जब राजीव गांधी चाइना गए थे तो इंडिया और चाइना की इकोनॉमी सेम थी। फिर क्या हुआ कि चाइना की इकोनॉमी ऊपर की तरफ शूट कर गई, इंडिया की ना कर सकी। किस चीज़ की कमी थी वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। पाकिस्तान के हवाले से उसी टाइम्स नाउ समिट में श्री जयशंकर जी ने कहा कि ग्लोबल काउंटर टेररिज्म अप्रोच है, उसमें UN सिक्योरिटी काउंसिल को देखना चाहिए कि टेररिज्म का एपी सेंटर कहाँ है। इन्होंने कहा भारत के लिए ज़रूरी है कि राइट काइंड ऑफ लीडरशिप मिले भारत को, और उस राइट काइंड ऑफ लीडरशिप के ज़रिए हम मुख्तलिफ तूफ़ानों का मुकाबला कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभी अगले 5 साल कम से कम भारत के लिए ज़रा डिफ़िकल्ट हैं, स्ट्रगल के हैं, और उन्होंने कहा कि हम उस स्ट्रगल को कामयाबी से पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन IMF समेत भारत की इकोनॉमी को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बता रहे हैं। और याद रखिएगा कि ये किसी छोटे देश की बात नहीं है। छोटे देश की इकोनॉमी को ग्रो करना आसान होता है, 140 करोड़ के देश की इकोनॉमी को इस लेवल पे लेके जाना ये एक अचीवमेंट है।
उन्होंने कहा कि बाहर के जो देश के लोग हैं, बाहर की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, IMF, यूनाइटेड नेशंस, WHO, वो भारत की अचीवमेंट को अप्रिशिएट करती हैं, उनको बड़े अप्रिसिएशन से देखती हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे अपने लोग इंडिया में उसको उस नज़र से नहीं देखते। इन्होंने कहा कि जब पैंडेमिक आया और भारत में माइग्रेशन का एक बहुत बड़ा मसला हुआ कि भारत एक इतना बड़ा देश है जिसमें एक इलाके से दूसरे इलाके में लोग जॉब करने गए होते हैं, अब अचानक सबको अपने घरों में वापस जाना, उसको बड़ा उछाला गया और बाहर के लोगों ने कम उछाला, अपने लोगों ने ज़्यादा उछाला। बोला फिर भी हम उस क्राइसिस से निकल आए। हमारे जब एपिडेमिक में यूरोप अमेरिका में इतनी ज़्यादा मौतें हो रही थी, इतना ज़्यादा तबाही हो रही थी, तो उस वक्त लोग हमारे ऊपर ज़्यादा अटैक कर रहे थे कि भारत में ये हो रहा है। बोला भारत ने जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम दिया है, जो घर में SOPs के हवाले से राशन प्रोवाइड किया है, जो किट्स और इन सब की सप्लाई की है, इसको पूरी दुनिया अप्रिसिएशन से देखती है। बोला WHO, यूनाइटेड नेशंस, IMF वगैरह हैरान हैं कि हमने इतने बड़े देश में इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल करके मेंटेन किया। लेकिन बोलो बदकिस्मती है कि हमारे देश में, अपने देश में ये चीज़ें इतने इन लोगों को नज़र नहीं आती कि हमने ये एक अचीवमेंट की है जो कि एक मिरेकल है। और ये कह रहा है कि हम एक गुड गवर्नेंस, इसके अलावा इन्होंने कहा कि हमने जो पूरा इस सारे सिनारियों में हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी टॉप पे पहुंचाया। हमारे यहाँ अब मेक इन इंडिया और इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हमारी एक्सपोर्ट बेस्ड प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई है, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम बिल्ड कर रहे हैं वो अनपैरेलल्ड इन हिस्ट्री है। जो चीज़ें 60 साल में हुई थी वो चीज़ें अब 8 साल में हुई हैं। जितना हाईवे का नेटवर्क, एक्सप्रेसवे का नेटवर्क था हम आज से 8 साल पहले, उसको डबल कर दिया है। एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस, रेलवे नेटवर्क्स, इलेक्ट्रिफिकेशन, सप्लाई ऑफ वाटर, टैप वाटर की पोजीशन 8 साल में इंडिया में एक रिवॉल्यूशन नहीं तो और क्या है कि आप देखें कि कहाँ पोजीशन क्या थी और आज पोजीशन क्या है इन 8 सालों में। टैप वाटर इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ। फिर कुकिंग गैस जो घर घर में पहुंचाई है, मतलब ये जो छोटी छोटी सहूलतें हैं ये आम आदमी, आम घरों के लिए ज़रूरी होती हैं, वो भारत में जयशंकर जी बता रहे हैं कि हमने घर घर में पहुंचाई हैं। और आप क्या हमसे एक्सपेक्ट करेंगे? हमने ईज़ ऑफ बिजनेस भारत में इतना कर दिया कि दुनिया हैरान है। इसके अलावा फिर जयशंकर जी बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यूनाइटेड नेशंस वगैरह की, के 77 साल पुराना एक यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको अब बदलने की ज़रूरत है, उसमें तब्दीलियों की ज़रूरत है। यही भारत की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है कि इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट दिलाने को सपोर्ट करते हैं और एक्सटेंशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस में भारत को वीटो पावर देने की बात करते हैं। भारत के कश्मीर में जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन किया गया, पाकिस्तान ने इतना हंगामा मचाया, इतना कुछ किया, लेकिन दुनिया में किसी ने भी पाकिस्तान को इस मामले में घास नहीं डाली और भारत का अंदरूनी मामला करार दिया। और जिस हिसाब से देखें पाकिस्तान में जो मामला ख़राब हो रहे हैं उसमें ज़ाहिर है हमारी आर्मी के और हमारे लोगों के ज़्यादा कसूर हैं, लेकिन बहरहाल भारत की एक फॉरेन पॉलिसी भी काम करती है। अरब कंट्रीज़ के साथ, ख़ास तौर पे गल्फ़ अरब कंट्रीज़ के साथ एक ज़माना था कि भारत को कोई घास नहीं डालता था, सारे पाकिस्तान के चमचे बने हुए थे, सऊदी अरब, इमारात, ये वो। आज आप देख लें, आज जितना ये पाकिस्तान के साथ गल्फ़ कंट्रीज़ बिज़नेस करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा, 10-20 गुना ज़्यादा इंडिया के साथ हैं। ट्रस्ट फैक्टर है, अब गल्फ़ कंट्रीज़ भारत पे ट्रस्ट करता है, पाकिस्तान को भिखारी समझता है। ये सब भारत की फॉरेन पॉलिसीज़ की कामयाबियां हैं
ये सब उस वक्त हो रहा है जब पाकिस्तान ओआईसी का प्लेटफॉर्म यूज करके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में भारत के खिलाफ बिलियंस ऑफ डॉलर, मिलियंस नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर लगा चुका है पाकिस्तान लॉबिंग पे। दुनिया के मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस, थिंक टैंक्स, एनजीओज, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ कांग्रेस को खरीदा हुआ है। इसके बावजूद भारत के जयशंकर जी की लीडरशिप में एक जो फॉरेन पॉलिसी पर कामयाबी है, नो डाउट कितनी स्ट्रांग है। ये आदमी सोता कब है आई डोंट नो। हर वक्त आप इनको बिजी देखेंगे किसी न किसी जगह काम में। हमारा फॉरेन मिनिस्टर है, न्यूयॉर्क जाता है, 8-10 दिन रहता है, एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करता है और कुछ नहीं। बाकी सीआईए का डायरेक्टर एक बार इसको बुला के डिक्टेशन दे देता है, जबकि उन्हीं दिनों में जयशंकर जी सिर्फ 3 दिन के लिए जाते हैं न्यूयॉर्क, कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करते हैं, सेक्रेटरी ब्लिंकन से 2 या 3 मीटिंगें करते हैं, आईएमएफ से मीटिंग करते हैं, इंटरनेशनल बॉडीज से मीटिंग करते हैं। अभी एक वियना गए हुए हैं, ऑस्ट्रिया। वहाँ पे ऑस्ट्रिया के चांसलर हैं कार्ल नेहमर, उनके साथ मीटिंग की। चांसलर हैं, फॉरेन मिनिस्टर नहीं है। ऑस्ट्रिया और जर्मनी में हेड ऑफ गवर्नमेंट को चांसलर कहा जाता है, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं होता। चांसलर से मीटिंग की, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का मैसेज दिया, और जो कोऑपरेशन बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड भारत है उसके हवाले से काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई। फिर फॉरेन मिनिस्टर अलेक्जेंडर खालिनबर्ग के साथ मीटिंग की, उनके साथ पूरे फॉरेन पॉलिसीज़ के हवाले से हुई। और फिर इसके बाद चेक रिपब्लिक के फॉरेन मिनिस्टर जान लिपावस्की से उधर ही मीटिंग की। ये स्लावोकाव मीटिंग थी जिसमें चेक रिपब्लिक, स्लोवेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, इन सब तीनों के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मीटिंगें की। और हर वक्त कहीं ना कहीं ये बिजी रहते हैं, और वहाँ पे उनसे जो सवालात किए गए, अभी आपको मैंने वीडियो दिखाई थी। अजीज़ दोस्तों, मैं बोलने को तो आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि लंबा हो गया काफ़ी। एंड पे जयशंकर जी के बॉस, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आधे पौने मिनट का ये आपको सुनाता हूँ। सुनिए, रश कीजिए कि यू हैव गॉट नरेंद्र मोदी। इस देश की बड़ी तकलीफ़ों के बाद, बड़ी तकलीफ़ों के बड़े लंबी अंधेरी रात के बाद एक ऐसा दिन आया है भारत में कि वी हैव ए लीडर लाइक प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जय। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है।